हमें ज्वाइन कर रहे हैं इनफैक्ट डॉक्टर जावेद अकरम। उनसे हमने ज़रा ओमिक्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, मालूमात हासिल करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आदाद शुमार जो सामने आए हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले तो बताइए कोरोना मरीजों की तादाद कम लेकिन शरह बात दीगर ममालिक की निस्बत कुछ ज़्यादा नज़र आया, जो NCOC के ताज़ा डेटा एनालिसिस से पता लग रहा है। तो क्या आपको इसकी बुनियादी वजह लगती है? देखें, किसी भी मुल्क की जब किसी भी बीमारी का आप शरह अमवात की मुआवजा करते हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि वो मुल्क अपनी हेल्थ स्ट्रक्चर पे या अपने इंसानों की सेहत पे कितना खर्च रहा है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया में से तो छोड़ दें, इस खित्ते में भी हम बहुत कम 1.2% और GDP का खर्च रहे हैं, जो कि बहुत कम है। तो अगर आप इटली और फ़्रांस का भी मुआवजा करें तो फ़्रांस की शरह अमवात बहुत कम रही कोरोना की इटली के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि फ़्रांस में जो 1000 लोगों पे वेंटिलेटर हैं वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं इटली से। तो पाकिस्तान में तो उसमें भी हम बहुत पीछे हैं क्रिटिकल केयर में या वेंटिलेटर पर 1000 पॉपुलेशन में। तो जाहिर है कि हमारी मईशत उस लेवल की नहीं है जिस तरह डेवलप्ड वर्ल्ड यूरोप की या अमेरिका की है। तो उनसे जब हम मुआवजा करेंगे ख़ासकर कोविड-19 की शरह अमवात का, तो वो ज़्यादा ही आएगा। और दूसरी बड़ी वजह इसमें यह है कि उन मुल्कों ने तकरीबन 80-90% अपनी आबादी को कोविड वैक्सीन लगा चुके हैं। हम अभी 50% के करीब खड़े हैं। तो इसलिए वैक्सीनेटेड कंट्रीज़ में शरह अमवात वैसे ही कम होती है, क्योंकि अगर वैक्सीनेटेड लोगों को कोरोना लगता है, अव्वल तो लगने के चांसेस उसको कम होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर फिर भी लग जाए तो उनको सीरियस डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और मौत के उससे भी कम चांसेस हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बल्कि आप भी यही बात कर रहे हैं कि कोरोना से मुतालिक एक शिकायत ऑब्वियसली यू एक्नॉलेज की ये सामने आती रही है कि सूरत हाल बिगड़ने पर वेंटिलेटर्स वगैरह मिलना भी मुश्किल हो जाता है एंड पीपल हैव गॉन थ्रू दैट एज वेल। तो हमारे हेल्थ सिस्टम में, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में वसाइल और इन्वेस्टमेंट की कमी भी शरह अमवात बढ़ने की वजह बनी है। ये तो कोविड की वजह हमें ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कोविड के टाइम में हमने असेस करना शुरू कर दिया है, वैसे भी यही हाल है। देखें, जो वेंटिलेटर है ये खाली एक मशीन का नाम नहीं है, इसके पीछे ICU केयर है, इसके पीछे आपके एयर प्रोविजन और ऑक्सीजन प्रोविजन के प्लांट्स हैं, कंप्रेस्ड एयर आपको चाहिए, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स चाहिए सबसे ज़्यादा ट्रेंड। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली डेवलपिंग मुल्कों में, तमाम मुल्कों में इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की शदीद कमी है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कमी है। और क्योंकि हेल्थ की स्पेंडिंग ही पाकिस्तान में बहुत कम है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो जब हम लगाते भी हैं तो हम चंद बड़े हॉस्पिटल्स पे लगा देते हैं। प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर जो आपके दलीज पे खड़ा है उधर बहुत कम लगाते हैं पैसे, और प्रिवेंटिव हेल्थ पे तो बिल्कुल ही बहुत कम हमारा स्पेंडिंग है। और पाकिस्तान में एक तो क्वांटिटी स्पेंडिंग की बहुत कम है, दूसरी क्वालिटी भी बहुत कंप्रोमाइज्ड है। जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं या हेल्थ की स्पेंडिंग है वो अग्रेसिव नेचर की है और प्रोग्रेसिव नेचर की नहीं है, यानी कि डाटा बेस्ड या एविडेंस बेस्ड स्पेंडिंग नहीं है। इस वजह से हमें खातर खा नताइज नहीं आने की उम्मीद होती। डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आ चुका है, दुनिया इससे बड़ी डरी हुई है। UK में तो बहुत ही बुरा हाल है, हज़ारों केसेस सामने आ रहे हैं रोज़ाना और कितनी अमवात हो रही हैं। पाकिस्तान में हुकूमती और अवामी सतह पर अब तक पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है, अवामी सतह पे तो बिल्कुल ही वैसे ही संदीजा नहीं लिया गया था। आप समझते हैं कि ये वेरिएंट खुदा न खास्ता कोई बड़ा ख़तरा है हमारे लिए? देखें, ओमिक्रॉन बहुत ही बड़ा ख़तरा बन सकता है तमाम मुल्कों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। उसकी वजह यह है और इसी वजह की वजह से उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह रहे हैं, VOC, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से ये आप स्केल होके WHO के लेवल पे और दुनिया में वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशंस आई हैं वो 50 से ज़्यादा आई हैं। और कोरोना जब से 2019 दिसंबर से मंजर आम पे आया है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, उसमें अभी तक
इतनी म्यूटेशन या वेरिएशंस किसी भी एक में नहीं आई। जैसे डेल्टा है उसमें 12-13 के करीब आई थी म्यूटेशंस, इसमें एकदम 50 म्यूटेशंस आई हैं और उसमें से 31 म्यूटेशंस ऐसी हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स में आई हैं, जो उसके कांटों पे आई हैं। और कांटों की अहमियत ये है कि जब ये सांस के ज़रिए जाती है बॉडी के अंदर, तो ये कांटों के ज़रिए अटैच होती है लंग्स में और फिर बॉडी के अंदर इंटरनलाइज होके मल्टीप्लाई होती है, जो अरबों पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सीरियस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम हमसे बात करने का। पहले भी आप ये हमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन जब ये इतनी डिटेल में बात होती है ना कि वायरस किस तरह इंसान के अंदर जो है वो होल्ड कर लेती है, कि उसके कांटे टेंटिकल्स टाइप निकले होते हैं, तो और भी ज़्यादा एक फीलिंग ऐसी होती है कि जब आप हर चीज़ से अपने आप को बचाते हैं, ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू फॉल सिक, तो एक इसके लिए एक वैक्सीन बनी है जो कि जाके लगवा लें, वरना द होल आइडिया ऑफ ये वायरस किस तरह आपके अंदर आई और क्या वो आपके साथ कर रही है, और फिर एक अनसर्टेनिटी कि कितना बुरा आप पे इफेक्ट हो सकता है, बचे ना बचे, मतलब व्हाई गेट देयर वैक्सीन। पता है, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग भी और फिजिकली आपको कोई फर्क नहीं पड़े ना, जैसे कि हम दोनों को ही कोरोना हुआ, तो वो चौथा 5वां दिन जो होता है ना, आप इस सोच में पड़े रहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं कल कैसी तबीयत होगी, पता नहीं 11वें दिन बता रहे हैं भाई तबीयत बिगड़ जाती है, हमारा 11वां दिन कैसा गुजरेगा। और मैं एक बात बताऊं, चले हम दोनों को और हज़ारों लाखों लोगों को तब हुआ जब अभी वैक्सीनेशन नहीं आई थी या फिर हम लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, और मैं आपको सच बताऊं कि इतनी बुरी हालत हो गई थी कि दुआ करते कि काश वैक्सीनेशन होती ना तो हम करवा चुके होते। अब आ चुकी है, सो डोंट गो देयर, प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, वी आर नॉट इवन एट 50%। तो इस बारे में हम आपको दोबारा हाथ जोड़कर गुजारिश करते रहेंगे और करते हैं भी।